महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत ने 4 साल का अरसा मुकम्मल कर लिया। अपोजिशन और समाजी कारकुन हुकूमत को नाकाम बता रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूद का दावा कर डाला है। हुकूमत महाराष्ट्र में अक़लियती उमूर के मुमलिकती वजीर दिलीप कांबले के मुताबिक अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए जितना काम मौजूदा हुकूमत ने किया, अब तक किसी भी पार्टी की हुकूमत में नहीं हुआ। इल्जाम लग रहा है कि आपने जो है वो अक़लियतों के लिए नहीं किया जितना करना चाहिए था, जितना उनका हक था। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या बनना है? आज तक जितना पहले सरकार ने नहीं किया उतना हमने 4 साल में किया है। 40 साल में पहले कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, खाली दिखावा करते थे कि हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय के साथ है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ना एजुकेशन दिया, ना नौकरी दी, ना कहीं रोज़गार दिया। लेकिन पिछले 4 सालों में हमने देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी कि वक्फ बोर्ड का एक ही जगह पे कार्यालय था, तो वक्फ बोर्ड पे जितने भी कुछ मसले आते थे तो वो औरंगाबाद जाना पड़ता था। लेकिन हमने जितने भी महसूल विभाग है महाराष्ट्र में, जैसे नागपुर है, अमरावती है, कोकण है, पुणे है, नासिक है, इन सारे जगहों पे हम लोग न्याय प्राधिकरण का कामकाज शुरू किया और करीबन 2000 से ज़्यादा जो मसले थे हमने पिछले 4 साल में हल किए हैं। और सब तरफ से हम लोग एजुकेशन के लिए अब शिष्यवृत्ति दे रहे हैं। हम लोग कौशल्य विकास के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए कौशल्य विकास योजना शुरू कर रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी जो है वो आरक्षण दिया जाएगा इस गवर्नमेंट में? देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि जिन जिन समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेके पिछले 2 साल से आंदोलन किया है, जिसमें मराठा समुदाय है, धनगर समुदाय है और मुस्लिम समुदाय है, कोर्ट के सामने ये सारे मामले हैं। और हम लोग आप जानते हैं कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण देने के लिए हमने जो मागासवर्गीय आयोग का अहवाल भी हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट का अहवाल हम लोग धनगर समुदाय के आरक्षण के लिए ले रहे। उसी तरह मुस्लिम समुदाय को भी आरक्षण के बारे में हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को भी आरक्षण मिले। इसके लिए हम लोग का कानून बनाएंगे या कोर्ट के सामने जो मसला है उसमें भी हम लोग हमारी जो राय है वो कोर्ट को हम बता देंगे। और फडणवीस हुकूमत के 4 साल के रिपोर्ट कार्ड पर अक़लियतों में भी मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अक़लियती नुमाइंदों ने सरकार की 4 साला कारकर्दगी पर बेइत्मीनानी का इजहार किया। माइनॉरिटी कमीशन बहुत अरसे तक बगैर सदर के रहा, अभी उनका सदर बना दिया गया है, लेकिन कमीशन के मेंबरान नहीं है। मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जब से ये हुकूमत आई तब से उसका कोई सरबराह नहीं रहा, अभी चंद दिनों पहले उसका सरबराह बनाया गया। उर्दू एकेडमी का ओहदा अभी भी खाली है, उसके वाइस चेयरमैन का। हज कमेटी के चेयरमैन का ओहदा अभी भी खाली है। और जो कुछ भी स्कीमों का ऐलान किया गया था मुस्लिम बच्चियों के हॉस्टल के सिलसिले में, उर्दू घर के सिलसिले में, वो अब तक इसका कोई काम का आगाज़ हुआ ही नहीं। मैं इसको दोनों पहलू सामने रखना चाहूँगा। मैं इनके कुछ दावों को जो है सही मानते हुए चलता हूँ और समझता हूँ कि कुछ अच्छे काम उन्होंने किए भी हैं, लेकिन ये कहा जाए कि ये जितने काम हुए हैं वो इत्मीनान बख्श सतह पर हुए हैं और जितने होने चाहिए थे उतने हुए हैं, ये बात नहीं कही जा सकती। इनको कुछ महाजों पर कामयाबी मिली है और कुछ महाजों पर जो है हम देखते हैं कि इनकी पेशरफ जो है बहुत सुस्त है। देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट की एक ही उपलब्धि है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक माहौल वो मुसलमानों के खिलाफ बना पाए। एक कम्युनिटी को किस तरह से टेरराइज किया जा सकता है उसका उन्होंने एग्जाम्पल पेश किया। इस सरकार की फेलियर हर फ्रंट पे है। इकोनॉमिक फ्रंट में आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी ख़त्म है, किसी के पास कामकाज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में पीछे है। पूरे प्रदेश के अंदर इनको पता था कि ड्राउट आने वाला है, जिस तरह से इंडिकेटर्स मेट डिपार्टमेंट ने दिया था, तैयारी नहीं है। अब आने वाले दिनों में चारे की कमी होने वाली है। और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ शिवाजी महाराज का पुतला लेकर ये इलेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मशहूर राजेंद्र सिंह राणा ने मारूफ शख्सियतों के मुजस्मे बनाने को लेकर हुकूमत की जमकर तनकीद की है।
उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम सूखे को लेकर परेशान है, उन्हें कई दुश्वारियों का सामना है, मगर हुकूमत का इस जानिब कोई ध्यान ही नहीं। हुकूमत है कि मुजस्मों के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि गरीब किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि सूखा एक आम बात हो गई है, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे, इस जानिब किसी का कोई ध्यान नहीं। भारत देश आधे से ज़्यादा दुष्काल की चपेट में है। हम भूखे प्यासे गांव छोड़ के शहर की तरफ प्लान कर रहे हैं और उनको गांव में पानी मिले, सहारा मिले, उसकी चिंता हमें नहीं लगती है। और हमारी सरकारों को समझ में नहीं आता कि मूर्तियां लगाने पर वो हज़ारों करोड़ खर्च कर देते हैं, लेकिन गांव के किसान को, गांव के इंसान को अपनी जगह पर पानी मिल जाए, अपनी खेती को पानी मिल जाए, अपना जीवन चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए पानी मिल जाए, उसकी चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि जो हम सीमेंट कंक्रीट के मंदिर बना रहे हैं, उनकी बजाय हमें जल मंदिर बनाने चाहिए, जल के लिए काम करना चाहिए। ये देश बेपानी होकर उजड़ रहा है। इस देश में बेपानी होकर लोग लाचार, बेकार और बीमार बन रहे हैं और हम मंदिरों पर और मूर्तियों पर खर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी मूर्तियां तो पानी की मूर्तियां हैं जो जीवन देती हैं। हमारी मूर्ति तो, हमारा असली भगवान तो हमारी धरती है, बादल से निकली पानी की बूंद है, हमारी हवा है, सूरज की गर्मी है। यही तो भगवान है। भय से भूमि, गय से गगन, वै से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। ये जो पंच महाभूत हैं, ये हमारे भगवान हैं। इनकी मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है या किसी नेता की मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है हमें जीवन चलाने के लिए, हमारे पंच महाभूतों को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, पानी के लिए। हमें पानी होगा तो हमारा जीवन होगा। इस साल से माजूर अफराद भी फरीज़ा हज अदा कर पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की समाअत के बाद मरकजी हज कमेटी ने अदालत में ये वाज़ेह किया कि नए हज मंसूबे में माजूर अफराद को भी हज की सहूलत फराहम की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए माजूर अफराद को भी हज पर जाने की इजाज़त दी है। हमारे साथ सीओ साहब खुद मौजूद है, मकसूद अहमद खान साहब। इनसे बात करते हैं कि जो फैसला दिया है तो इसका इम्प्लीमेंट कैसे हो पाएगा, इसका निफाज कैसे हो पाएगा, क्योंकि अफराद माजूर है तो माजूर अफराद जो है वो हज कैसे कर पाएंगे। इंतज़ामी उमूर जो है बहुत ही अहमियत के हामिल हैं यहाँ पर, तो किस तरह से आप जो है वो इसको देखते हैं? इस मामले में मैं तो पहले वजाहत कर दूं कि ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तहत जो हमारी इस साल की जो गाइडलाइंस है, उसमें जो पॉलिसी में है, जो माजूर हजरात के जाने का प्रोविज़न किया है, उसको सराहते हुए उस ताल्लुक से जो एक PIL चल रही थी उसको उन्होंने डिसमिस किया है। और जो अरेंजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने किया उसको उन्होंने सराहा है कि जब ये सिलसिला हुआ, जब इस ताल्लुक से एक PIL फाइल हुई थी, तब जब मामला हमारे वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब के सामने गया तो उन्होंने मामले की सारी तफसीलात लेकर उन्होंने कहा कि इसमें सारी तफसीलात सऊदी से भी मंगाई गई और वहाँ की कंडीशंस भी देखी गई, और उसमें जहाँ गुंजाइश है कि किसी के साथ कोई अख्तलफी ना हो और कोई माजूर जाना चाहता है और वो खुद अपनी तरह से जाने के लिए तंदुरुस्त है तो उसको जाने की इजाज़त दी गई है। और या फिर कोई ऐसे हजरात हैं जो खुद अरकान नहीं कर सकते हैं, उनको किसी की साथी की ज़रूरत है और ऐसा इस तरीके का उनके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, तो वो अपने साथी को भी साथ में लेकर जा सकते हैं। तो या और उसमें जो सऊदी गवर्नमेंट की जो कंडीशंस हैं या फिजिकल हेल्थ के लेकर, वो सारे भी उनको अबाइड करनी पड़ेंगी। तो ये सारे कंडीशन के साथ पहले ही हमारे इस साल के पॉलिसी में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये पॉलिसी मंजूर की है और इसकी इतला हमने कल हाई कोर्ट में दी थी। तो जिसको अप्रिशिएट करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, इस ताल्लुक से जो PIL चल रही थी, वो वहाँ के जो जिम्मेदार जज हैं उन्होंने उसको PIL को डिसमिस किया और इसको बीजेपी ने झूठ के सहारे इक़्तिदार हासिल किया। पिछले 4 बरसों में मुल्क के अवाम और किसानों के साथ धोखा किया और इन तमाम ख्यालात का इजहार राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने किया। वो औरंगाबाद में कांग्रेस की जन संघर्ष यात्रा के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। नागपुर विदर्भ दूसरा मरकजी और रियासती हुकूमतों के कलई खोलने और 4 साल में हुकूमत की सुस्त रवि को सामने लाने के लिए कांग्रेस ने 24 अक्टूबर से रियासत के मुख्तलिफ अजला में जन संघर्ष यात्राएं चलाई। इन यात्राओं के जरिए हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को उजागर किया गया।
जनसंघर्ष यात्रा के इख्तितामी इजलास में पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। पहले कोई अगर 10-20 हजार करोड़ लेता था, उसे बड़ी करप्शन लिया जाता। आजकल मोदी जी के जमाने में तो हजारों करोड़ों में लिया जाता। मैं सुन रहा था ये ब्लैक मनी के बारे में, मोदी जी ने कहा था ब्लैक मनी लाऊंगा। ब्लैक मनी तो नहीं लाया, लेकिन सफेद मनी, सफेद पैसा यहां से चौकसी ले गया, कई 2-3 और मोदी ले गए। लाया कुछ नहीं, इधर वाला भी दे दिया। आज यांच्याकडून तर अपेक्षा करायची गरज नाहीये। यांना फक्त एकच सवाल करा, यांना फक्त एकच सवाल करा मोदीजींना त्यांच्या सहकार्यांना, राफेल का क्या रेट है, राफेल का क्या रेट है और राम मंदिर का क्या डेट है। राफेल का क्या रेट है और मंदिर का क्या डेट है एवढंच विचारा। तर यांना आता फक्त मंदिर आणि मस्जिद, यांना आता फक्त मंदिर आणि मस्जिद दिसून लागलेली आहे, कारण निवडणुका जवळ आल्या आहेत। निवडणुका जवळ आल्या आणि म्हणून मंदिराची आठवण येते आहे, आणि मंदिर आठवण झाली की समजायचं निवडणुका जवळ आल्या। इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान ने दावा किया कि रियासत के कुछ इलाकों में कहसाली का जो ऐलान किया गया वो कांग्रेस की संघर्ष यात्रा का हासिल है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पर एतबार नहीं किया जा सकता। अशोक चौहान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत नफरत की सियासत को बढ़ावा दे रही है, जिससे मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम खतरे में पड़ गया है। लोकांना कळतंय हे सगळे जे हत्यार आता संपलेले आहेत, देशामध्ये अराजकता माजवत आहेत। आपले प्रश्न तर राहिले बरोबर बाजूला, पण त्याच बरोबर देशामध्ये आज विघटनवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। हिंदूंना वेगळं, मुसलमानांना वेगळं, दलितांना वेगळं। मुंबईमध्ये बॉम्ब बनवणारी माणसं पकडली जातात, त्यांना क्लीन चिट मिळते, त्याच्यावर कुठली कारवाई होत नाही। पण सामान्य माणसाला मध्ये घालण्याचं काम आज रोज दिवसा ढवळे अनेक जिल्ह्यामध्ये मी पाहतोय। सामान्य माणसाच्या अडचणीमध्ये भर टाकत आहे। तुमने क्या खाना चाहिए, तुमने क्या देखना चाहिए, तुमने क्या पढ़ना चाहिए, ये सरकार फैसला करेगी क्या? मित्रों, तुमचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तुम्हाला मोकळी कसं। कांग्रेस के इख्तितामी इजलास में बड़े पैमाने पर किसानों और मजदूरों ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया और मौजूदा हुकूमत को मुल्क के इस्तेहकाम के लिए खतरा बताया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुंबई के खिलाफत हाउस के बाद सबसे बड़ा ईद मिलादुन्नबी का जुलूस मुंब्रा का माना जाता रहा है। यहाँ इसलिए जुलूस की तैयारियां भी कई रोज कबल से शुरू की जाती है। इसी के पेश नजर मुंब्रा पुलिस ने आज जुलूस कमेटी और शहर के सियासी और समाजी शख्सियात के साथ मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में म्युनिसिपल ऑफिसर, ट्रैफिक इंचार्ज, महकमा बिजली सप्लाई और दीगर ऑफिसर्स को भी मदऊ किया गया था, जहां इमसाल के जुलूस में डीजे पर पाबंदी आयद करने, जुलूस में ट्रक को न शामिल करने, जुलूस में किसी भी मजहब और मसलक के खिलाफ नारे न लगाने जैसी कई अहम गाइडलाइंस जारी की है। ईद मिलादुन्नबी की 2018 की जो ये मीटिंग है, तो बेसिकली मीटिंग का प्रिपरेशन, मीटिंग बुलाने का एक ही मकसद था कि प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए। लोगों को जो है, जो लोग जुलूस में शामिल होते हैं उनको अच्छे तरीके से जुलूस में अपना पार्टिसिपेशन करने को मिले। और पुलिस ने जो है, पुलिस ने भी जो मिरवणूक निकलती है वो फैसिलिटेशन जो है वो अच्छे से होना चाहिए। और पुलिस का जो मतलब काम है और लोगों का जो सहकार्य पुलिस को करना है वो सब अच्छे से होना चाहिए, इसलिए ये मीटिंग थी। मुंबई का इस्लाम जिमखाना मुंबई के मुसलमानों का नहायत अहम सकाफती और खेल का मरकज माना जाता है। रियासती हुकूमत ने नई पॉलिसी के तहत इस्लाम जिमखाना समेत दीगर जिमखानों पर नए जवाबित आयद कर दिए हैं। मुंबई कलेक्टर ने इस्लाम जिमखाना को नोटिस देते हुए बकायाजात अदा न करने की सूरत में जिमखाने की जगह वापस लेने की धमकी दी है। इस्लाम जिमखाना इंतजामिया ने 19 लाख से ज्यादा बकायाजात की अदायगी कर दी है। इसके साथ ही इस्लाम और हिंदू जिमखाने ने रियासती हुकूमत की नई पॉलिसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट से भी रुजू किया है। हमारे साथ ज़काउल्लाह सिद्दीकी साहब है, जो कि इस्लाम जिम खाना के प्रेसिडेंट हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि मामला क्या था और क्या वाकई जो है वो इस्लाम जिम खाना को हुकूमत ओवरटेक करने वाली है। नहीं, वो उनका एक प्रपोजल है। हमारा कंटेंशन ये है कि लीज रिवाइज रेट जो है 1020 से अब उन्होंने हमसे डिमांड किया 9 लाख रुपया पर साल, और उसमें एनुअल इंक्रीज ऑफ 4%। उसको हमने ऑब्जेक्शन किया कि शुड बी रीजनेबल।
इस वजह से मैंने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे पास ग्राउंड, ओपन ग्राउंड फॉर पब्लिक है और 20% ओनली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से प्रोपोर्शन में लगाइए, 20% का फुल रेट लगाइए और बाकी ओपन ग्राउंड का 50% लगाइए। तो उन लोगों ने खैर माना नहीं। फिर हम लोग कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि जब इनको नोटिस आई एक्विजिशन की तब मेरे पास आइएगा। मीनवाइल फिर हम लोगों ने तय किया कि नहीं, जो इनकी डिमांड है अंडर प्रोटेस्ट भर देते हैं, वो हम लोगों ने भर दिया है। आइंदा साल होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात को लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातें सरगर्म हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने भी नांदेड़ में पार्टी कारकुनान के एक इजलास का इनेकाद किया। जलसे से पार्टी के रियासती कारगुजार सदर सैयद मुईन ने खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर में मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। साथ ही फिरकापरस्त जमातों को शिकस्त देने के लिए सेकुलर जमातों से मुत्तहिद होने की अपील की। साथ ही उन्होंने मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी का दावा करने वाली पार्टी MIM को भी तनकीद का निशाना बनाया। भिवंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में शामिल सड़कें, नालों की हालत तो खस्ता है ही, यहां शहर भर में मौजूद एक भी ऐसा गार्डन महफूज नहीं जहां बच्चे खेल कूद भी सके। शहर के गार्डन की देखरेख न करने और उनकी मरम्मत न किए जाने के सबब सभी गार्डन के झूले और खेलकूद के बेशतर सामान न सिर्फ टूट गए हैं बल्कि वो बच्चों के लिए भी खतरा बनकर रह गए हैं। अमरावती में इन दिनों आर्मी की खाली आसामियों की भर्ती जारी है। अक़लियती तबके के नौजवान भी इस भर्ती में हिस्सा ले सके, इसके लिए महाराष्ट्र अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन की जानिब से नौजवानों को खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही रियासत भर से भर्ती में हिस्सा लेने पहुंचे नौजवानों के लिए रहने और खाने का इंतजाम भी किया गया है। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें, हेडलाइंस। कर्नाटक में सनीचर को ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग, लोकसभा की 3 और असेंबली की 2 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। मखलूत हुकूमत और बीजेपी के दरमियान रास मुकाबला। पोलिंग से कबल अपने उम्मीदवार की दस्तबरदारी से बौखलाई बीजेपी, रामनगरम असेंबली हल्के का इलेक्शन मुलतवी करने का किया मुतालबा। और कर्नाटक के रायचूर में उर्दू प्राइमरी स्कूलों को दुश्वारी का सामना, पुलिस कॉलोनी उर्दू स्कूल को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने की साजिश का लगाया जा रहा है इल्जाम। कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात के तहत कल पोलिंग होनी है। ज़िमनी इंतखाबात के तहत लोकसभा की 3 और असेंबली की 2 सीटों पर पोलिंग होनी है। नताइज का ऐलान 6 नवंबर को होगा। पोलिंग को फुल प्रूफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ साथ मुताल्लिका जिला इंतजामिया ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। इंतखाबी इलाकों में सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम पोलिंग बूथ्स पर EVMs के साथ साथ वीवीपैट भी नस्ब किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात को साफ व शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए दरकार तमाम जरूरी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी ने रामनगरम असेंबली हल्के का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा किया है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर, पार्टी के SC मोर्चे के कौमी जनरल सेक्रेटरी NA रामू ने इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना करते हुए इलेक्शन को मुलतवी करने का मुतालबा किया। साथ ही पार्टी उम्मीदवार L चंद्रशेखर की एंड पोलिंग से कबल दस्तबरदारी पर कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पोलिंग को मुलतवी करने के हक में नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार L चंद्रशेखर की दस्तबरदारी सरकारी नौयत की नहीं है। EVM मशीनों में L चंद्रशेखर बीजेपी के उम्मीदवार है। कर्नाटक की कुमारस्वामी हुकूमत सरकारी स्कूलों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बुलंदबांग दावे करती है, लेकिन कई वादों के बावजूद रियासत में सरकारी स्कूल मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर ही रहे हैं। और बिलखुसूस जब उर्दू स्कूलों की बात की जाती है तो कई वजूहात बताकर उर्दू स्कूलों को बंद करने या फिर
तलबा की कम तादाद के बहाने दूसरे स्कूलों में जम करने की साजिश की जा रही है। कर्नाटक के रायचूर शहर के उर्दू स्कूल को दरपेश मसले से मुताल्लिक पेश है हमारी खास रिपोर्ट। रायचूर शहर की पुलिस कॉलोनी उर्दू प्राइमरी स्कूल का शुमार शहर के कदीम तालीमी इदारों में किया जाता है। इस स्कूल को तकरीबन 65 साल कबल कायम किया गया था, लेकिन अब सरकारी हुकाम एक साजिश के तहत स्कूल को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मंसूबा बना रहे हैं। हुकूमत स्कूल खाली करवाकर यहाँ पुलिस मुलाजिमीन के क्वार्टर्स बनाने का मंसूबा रखती है। पुलिस हुकाम का कहना है कि स्कूल की जमीन महकमे पुलिस के तहत आती है, लिहाजा स्कूल को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। सरपरस्तों और टीचरों ने 1 नवंबर को यौम तासीस कर्नाटक के मौके पर जिला इंचार्ज वजीर नाड़ागौड़ा को तवज्जो दिलाई। रियासती वजीर ने स्कूल को मुंतकिल न करने और मसले को हल करने का यकीन दिलाया है। तकरीबन नहीं बोले तो 60-65 साल का स्कूल है। मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं और जो है ना चंद बच्चे मेरे ऐसे हैं, सब कुछ अपने बच्चों को भी लगा के यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और हमारे को जो है ना ऐसे हटाने की कोशिश मत करिए। आप बहुत बहुत आपका एहसान होगा और गवर्नमेंट वाले से भी मेरी गुजारिश है, आप इसमें जो है ना बीच में ना आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो 65 साल हिस्ट्री एक पुलिस कॉलोनी उर्दू स्कूल की थी, उसको बगैर किसी मशवरे के, बगैर किसी फ्यूचर प्लानिंग के, बच्चों के मुस्तकबिल को सोचे बगैर उनको खाली करने की नोटिस देना, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीका हमने इसको समझा और कहीं ना कहीं ये उर्दू स्कूल बंद करने की एक साजिश थी। मकामी लोगों का कहना है कि साबिका हुकूमतों की तरह कुमारस्वामी हुकूमत भी सरकारी स्कूलों बिलखुसूस उर्दू स्कूलों के साथ मुतासबाना रवैया अख्तियार किए हुए है। मकामी लोगों ने उर्दू स्कूल की मुंतकिली का फैसला वापस न लेने पर एहतजाज का रास्ता अपनाने की बात कही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से सैयद नसीम की रिपोर्ट। जिला गुलबर्गा की औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग से लीगल एडवाइजर की तकर्री का कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से मुतालबा किया जा रहा है। समाजी रहनुमाओं का कहना है कि हैदराबाद कर्नाटक में कई औकाफी जायदादें हैं और ऐसे में हर जिले के लिए अलग से लीगल एडवाइजर का तकर्रुर होना चाहिए। जिला गुलबर्गा में 3,900 से ज्यादा औकाफी इदारे हैं, जिसके तहत 5,700 से ज्यादा जायदादें हैं। रियासत कर्नाटक में बेंगलुरु के बाद सबसे ज्यादा औकाफी जायदादें जिला गुलबर्गा में ही हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस गुलबर्गा में अमले की कमी की वजह से इन जायदादों की सही देखभाल नहीं हो पा रही है, वहीं इनमें कई जायदादों पर अदालतों और मुख्तलिफ महकमों में मुकदमात चल रहे हैं। सेक्शन 54 के तहत 207 केसेस और सेक्शन 52 के तहत 213 केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। दूसरी जानिब इतने मुकदमात ज़ेर समाअत होने के बावजूद जिला वक्फ बोर्ड के पास दरकार कानूनी कुव्वत नहीं है। गुलबर्गा डिवीजन यानी पूरे हैदराबाद कर्नाटक के लिए कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने सिर्फ एक लीगल एडवाइजर ही रखा है। केसेस हमारे बोर्ड के जितने भी केसेस है ट्रिब्यूनल में और हाई कोर्ट में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो भी हमारे केसेस चल रहे हैं, सभी केसेस को क्या हम पैनल ऑफ एडवोकेट के जरिए क्या है एडवोकेट्स हमारे 5 पैनल के एडवोकेट्स। हैदराबाद कर्नाटक जिले के लिए जो एक ही जो हमारे पास जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो एडवोकेट जो रखा गया है, लीगल एडवाइजर जो है यहाँ पर जो है, मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। वो इसलिए कि जो है ये निज़ाम सरकार कि यहाँ पर सल्तनत होने की वजह से हैदराबाद कर्नाटक का जो इलाका है, यहाँ पर जो है वक्फ प्रॉपर्टीज हमारे पास बहुत सारे हैं, तो ऐसे जगह पर जो है मैं समझता हूँ कि जो है लीगल पैनल को जो है और बढ़ा देना चाहिए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस की अभी तक मुस्तकिल इमारत नहीं है। एक सरकारी महकमे की इमारत के एक छोटे से पोर्शन में डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस कायम है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की